डियर ऑल, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने वाले हूँ जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड है। और टॉपिक का नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। हिंदी में हम इसे कहेंगे सामूहिक सौदेबाजी। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आप कभी मार्केट गए हों और अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, कोई सामान अच्छा लगता है, तो फिर आप सेलर के साथ निगोसिएशन करते हैं, बार्गेन करते हैं और एक ऐसा रेट तय होता है दोनों के बार्गेनिंग के बाद, जब आप उसका पेमेंट करते हैं और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। लेबर लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक को करना। वैसे हम HR स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पेपर है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिन पहले मैं कुछ क्लास ली थी, उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी इंडस्ट्री में विवाद होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के हैंड में, मैनेजमेंट के हाथ में कुछ वीपन्स होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिसके सहारे वो कोशिश कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम विवाद हो या विवाद ना ही हो। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ी बात ये है कि ये एक प्रिवेंटिव मशीनरी है। ये बचाव का उपाय है, जो कि बचाव किस चीज़ से? विवाद से बचाव के लिए ये उपाय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिवेंटिव मशीनरी है या सेटलमेंट मशीनरी है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिवेंटिव मशीनरी है जो बिफोर डिस्प्यूट इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को यूज करते हैं, आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा या फिर न के बराबर होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां एम्प्लॉयर है, जहां एम्प्लॉई है, वहां पर उनके डिमांड्स भी हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जो वर्कर है वो उसके जो डिमांड्स होते हैं, जो उसकी मांगे होती हैं, वो हमेशा अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती है। तो बचपन में आपने कुछ मुहावरा सुना होगा कि एकता में बल होता है, एक और एक 11 होता है। ऐसी बातें, ऐसे मुहावरा, ऐसी लोकोक्ति जो है आप भी बचपन में सुन के रखे होंगे। अब आप ही बताइए, एक जो एम्प्लॉई है या एक जो मज़दूर है, एक जो वर्कर है, अगर अपने डिमांड को अकेले लेकर के मैनेजमेंट के पास जाता है कि हमारी डिमांड जो है, मेरा और मेरे दोस्त की डिमांड को पूरा कर दो, तो हो सकता है मैनेजमेंट उसकी बात को न सुने, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। एक ज़माना हो गया है जब टॉप लेवल में और लोअर लेवल में एक बहुत बड़ा फासला रहा है। आज भी, आज के दौर में भी इवन वर्कर जो है अपने बॉस से डायरेक्ट नहीं अपने समस्याओं को खुल करके बता पाते हैं। वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर या किसी न किसी के सहारे अपनी बातों को रखते हैं। जनरली इंडस्ट्री के केस में, फैक्ट्री के केस में, वो जो है अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो जो यूनियन जो है जिसके साथ वो रहते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, जो उनका यूनियन होता है, तो यूनियन का हेड जो है वही वर्कर्स की बात को रखता है मैनेजमेंट के सामने। अब अगर एक लकड़ी है तो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन अगर वो लकड़ी जो है पूरा गुच्छा बन जाए, वो पूरे बंडल में तब्दील हो जाए, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। अगर एक दो वर्कर अपनी डिमांड को लेकर आ रहा है तो आप उसको भगा सकते हैं, आप उसको डांट सकते हैं या कुछ भी आप जो है एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ आएगा, कलेक्टिव एफर्ट आपको दिखेगा कि जितने मजदूर हैं सब एक साथ हो गए हैं, फिर वो जब अपने डिमांड को लेकर आएंगे तो मैनेजमेंट फिर पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि हो सकता है कलेक्टिवली सब स्ट्राइक पर चले जाए और अंत में प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा। तो यूनिटी में
स्ट्रेंथ होता है, एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट यही कहता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रिवेंटिव मशीनरी है जो कि आपको विवाद से बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ मालिक जो है, जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी करता रहेगा। तो कलेक्टिव का मतलब ही है ग्रुप एक्शन, ज्वाइंटली सभी मजदूर एक साथ आ गए हैं। और बार्गेनिंग जो है शब्द है वो एग्रीमेंट को दिखाता है। तो किन के बीच ये एग्रीमेंट होगा? तो एक साइड मैनेजमेंट है, दूसरे साइड पर वर्कर है। तो वो दोनों जो एक शर्त पर, एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन पर या अपने डिमांड्स पर जहां हामी भरते हैं, जहां वो अग्री करते हैं दोनों ही किसी मुद्दे पर, और फिर एग्रीमेंट बनता है, यही पूरी प्रक्रिया जो है सामूहिक सौदेबाजी कहलाती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। तो वर्षों से एक इतिहास रहा है कि वर्कर्स जो है एक्सप्लॉइट होते हैं, उनका वीक बार्गेनिंग पावर होता है। इसी कारण से वर्कर्स जो है वो ग्रुप बना लेते हैं या किसी न किसी यूनियन में मिल जाते हैं। तो कुछ कोटेशन है जिसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है बहुत अच्छा रहे, इफ़ेक्टिव लिखा जाए। जब हम लेबर लॉ के ये सारे टॉपिक को करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ मज़दूर ही यूनियन फॉर्म करते हैं। नहीं, मैनेजमेंट भी अपनी यूनियन को फॉर्म करती है। और फिर जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, मेन मकसद यही होता है कि वर्कर्स जो हैं वो सब एक साथ आ जाएं और सामने जो भी मैनेजमेंट है उसके साथ हम किसी भी जो टर्म कंडीशन, जिन मैटर पर हम नतीजा चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, वो सब कुछ एक प्रॉपर बार्गेनिंग के थ्रू हो जाए। नहीं तो अगर मैनेजमेंट भी थोड़ा सा टिल्ट नहीं होगा और ना ही वर्कर्स टिल्ट होंगे तो कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएगी और ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का हार्मनी और पीस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका बहुत सारा उद्देश्य मैं बताई। बार्गेनिंग किन किन मैटर पर हो सकता है? तो हो सकता है वेजेज को लेकर के, वेज बढ़ाने का डिमांड वर्कर का हो सकता है वर्कर्स को बोनस चाहिए, लाभांश जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन को लेकर के भी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है जिस फैक्ट्री में काम करे वर्कर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है या वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो उसको लेकर के भी बार्गेनिंग हो सकता है। तो जितने भी मैं बातें आपको बता रही हूँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग के पूरे प्रोसेस में कलेक्टिवली ज्वाइंट एक्शन लिया जाता है, जहाँ एक साइड मैनेजमेंट है और दूसरे साइड एम्प्लॉई है या लेबर है। दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो नहीं हो, उसको कम किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो ये एकदम प्राइमरी स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए कंप्लीट हो पाता है। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके लिए होता है, क्या वो कारण होते हैं? तो ये कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी है, जो भी काम जो हम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की न्याय उचित शर्तें हैं, उसको मनवाने के लिए होता है। जहाँ वर्कर चाहता है कि मालिक उनकी डिमांड को माने और जहाँ मालिक भी चाहता है कि वर्कर जो है मेरी बातों को भी समझे, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कलेक्टिव बार्गेनिंग है। लेबर लॉ में हम सामूहिक सौदेबाजी को पढ़ते हैं, जहाँ एम्प्लॉयमेंट के जो भी एसेंशियल कंडीशन होते हैं, अब उसको लेकर के बार्गेनिंग होती है। वर्कर्स के अपने डिमांड है, मैनेजमेंट का अपना शर्त है, और फिर ये दोनों के बीच में जो खिटपिट होता है, ये जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज किया जाता है। और ये एक बार्गेनिंग का, ये एक तरीके से सौदेबाजी का प्रक्रिया होता है। अब मैनेजमेंट है एक साइड वर्कर है। अब कुछ लोग जब साथ में बैठकर किसी मुद्दे पर जो उनके डिमांड्स है उसको लेकर बातचीत करेंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़ा हो रोज़ाना। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वर्कर जो है लंबे समय के लिए स्ट्राइक कर देंगे, एम्प्लॉयर लॉकआउट कर देगा, घेराव होगा, पिकेटिंग होगा, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए गुड सिग्नल नहीं होता है।
ये जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये सब आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। चलिए आप पूरे के पूरे कलेक्टिव बार्गेनिंग को थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। डेल योडर जो है और फ्लिपो, इन दोनों का बड़ा फेमस डेफिनेशन है, तो इसको कंसीडर कर रही हूँ, आप चाहे तो एग्जाम में लिखेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच एसेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करने की जो शर्तें हैं, जैसे अब भाई हम काम कर रहे हैं, हम वर्कर्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारी शर्तें रहेंगी ना काम करने के लिए। हमसे काम लिया जा रहा है तो बदले में हम एक हैंडसम सैलरी चाहेंगे या हैंडसम वेजेस चाहेंगे, हम जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहेंगे, गुड वर्किंग कंडीशन चाहेंगे, हम सोशल सिक्योरिटी चाहेंगे, तो हमारी मांग है। और उधर वर्कर जो है उसको भी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी चाहता है कि प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो, काम होता रहे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर है एक साइड वो रहता है और दूसरे साइड मैनेजमेंट रहता है। तो वन हैंड एक साइड ग्रुप ऑफ वर्कर जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर के साइड का, जो वर्कर की आवाज़ को उठाते हैं, और दूसरे साइड एम्प्लॉयर है, और इन लोगों के बीच में सौदेबाजी होती है। अब सिंपल टर्म में भी इसके डेफिनेशन को शॉर्ट करके बता दी हूँ कि प्रोसेस है जहाँ एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव जो एम्प्लॉय की बात को रख रहा है एक वो, और दूसरा साइड जो कि हमारा एम्प्लॉयर होता है, जो बॉस है, जो मालिक है, जो जिसके पास पैसा होता है, जो हमें नौकरी पर रखता है, तो वो लोग जो हैं उनके साथ हम निगोशिएट करते हैं। क्या वो कारण हो सकते हैं? तो वर्किंग कंडीशन हो सकता है, वेज को लेकर के बातें हो सकती हैं, छुट्टी को लेकर के दिक्कत होगा, सेफ्टी की बातें हो सकती हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर यही सब एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन है जिसको लेकर कलेक्टिव बार्गेनिंग किया जाता है, जहाँ वर्कर्स और मैनेजमेंट आमने सामने बैठकर बातचीत करता है। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव, और फिर सामूहिक सौदेबाजी होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। अब एडविन बी फ्लिपो जो है, कहीं ना कहीं उनका भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कि एक ये प्रोसेस है जहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट, वो दोनों आमने सामने आते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोनों थोड़ा थोड़ा टिल्ट होते हैं, दोनों ही थोड़ा बहुत दोनों को झुकना पड़ता है। अगर दोनों ही पार्टी थोड़ा थोड़ा नहीं झुकेगा तो फिर जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट होगा। तो ये बेसिक बातें हैं, आप इसको पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा। अब कुछ फीचर्स हैं। देखिए ये अच्छी बात नहीं होगी कि मैं 1 to 1 पूरे के पूरे स्लाइड को लाइन बाय लाइन बच्चों की तरह पढ़ूं। मैं बस बताते जा रही हूँ आपको स्लाइड की ज़रूरत। अगर आंसर लिखने का मन है तो आप इसे लिख सकते हैं, अगर नहीं मन है तो फिर कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। एक पहला खासियत जो है, आप जिसको समझ लें और अच्छे तरीके से समझ लें, तो अगर आप फीचर्स को समझ गए तो आप आंसर जो है उसको और एलाबरेट करके लिख सकते हैं। ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है। कलेक्टिव प्रोसेस कैसे हुआ? तो ये जॉइंट एक्शन है जहाँ एक तरफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ पार्टीज़, मतलब एक साइड जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एक इंसान जो मैनेजमेंट की बातों को रखेगा, और जो एम्प्लॉई जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव दोनों का होना चाहिए, मैनेजमेंट का भी रहेगा, एम्प्लॉय भी, और एम्प्लॉय के साइड का भी रहेगा। तो कलेक्टिव सामूहिक एक साथ बैठकर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कि कुछ लोग जो हैं बैठकर बात करेंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म एंड कंडीशन है उससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी शिकायत है, जो कुछ भी मुद्दा है, उस पर सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर प्रॉपर एग्रीमेंट होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब सिर्फ निगोशिएशन नहीं होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, एक एग्रीमेंट होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी न किसी मामले को लेकर के, कोई ना कोई मैटर को लेकर के अक्सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में झंझट होता ही है, विवाद होता है। ये यूनिलेटरल अप्रोच नहीं है, ये वन साइड का अप्रोच नहीं है, ये चलता रहेगा। जब तक फैक्ट्री है, जब तक इंडस्ट्री है, मालिक की अपनी शर्तें हैं और वर्कर की अपनी शर्तें हैं, और दोनों के बीच में बहुत सारी मांगे हैं जो बहुत बाकी रह जाती है, बहुत सारे डिमांड है वर्कर्स के, और एम्प्लॉयर की भी डिमांड्स होती है कि वर्कर बदले में अगर वेजेस ले रहा है तो वो भी काम अच्छे से करे। तो सो ऑन, ये किसी न किसी मैटर को लेकर के कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो फिर ये मामला ख़त्म हो गया। ये किसी भी मैटर पर किया जा सकता है, वह एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन से जुड़ा हुआ अगर है तो।
इसके अलावा एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग सिर्फ निगोसिएशन की बात नहीं करता है, मैं अभी बता चुकी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। अरे भाई, सिर्फ भरबली बोल देने से कि हाँ हाँ इन शर्तों को मान लिए हैं, मालिक अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई की शर्तों को मान लेता है, या जो एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अपने डिमांड्स को रखा है और एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजमेंट मान लेता है, तो क्या सिर्फ भरबली मान लेने से होगा? प्रॉपर एक अग्रीमेंट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करना ज़रूरी हो जाता है। ये प्रिवेंटिव मशीनरी है ताकि किसी भी इंडस्ट्री में विवाद कम हो। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक प्रोसेस है जहाँ दोनों ही पार्टी, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट हो या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय हो, दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। दोनों ही पार्टीज़ को अगर वो नहीं झुकते हैं, अगर किसी मुद्दे पर अगर हल निकाला जा रहा है, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड मैटर हो, बोनस से रिलेटेड हो, वर्किंग कंडीशन से हो, अगर वो दोनों नहीं झुकेंगे तो फिर विवाद होगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में हार्मनी पीस मेंटेन रहे, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है, रिजिड होने का बात नहीं है कि मालिक अपनी शर्तों पर अड़ गया और वर्कर जो है वो भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, तो कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। तो रास्ता निकालना है, बार्गेनिंग करना है, निगोसिएशन होना चाहिए, लेकिन दोनों ही पार्टी को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये एक तरीके से मेथड ऑफ पार्टनरशिप भी है। मेथड ऑफ पार्टनरशिप कैसे कहेंगे हम इसमें? तो देखें, वर्कर का भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, एम्प्लॉई का, वर्कर या एम्प्लॉई का भी इंटरेस्ट है, और मैनेजमेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। वर्कर काम कर रहे हैं, काम के बदले वेज का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप दोनों के साइड से नहीं हो, दोनों ही एक दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट ना करें, दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखे, डिग्निटी को मेंटेन नहीं करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है वर्कर हर मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे। और अगर बार बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो रहा है, घेराव हो रहा है, तो मैं पहले भी बताई हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सही साइन नहीं है। इंडस्ट्री में इतना अनरेस्ट होना इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। अंत में प्रोडक्टिविटी हम पर होगी, काम वक्त पर होगा ही नहीं, क्योंकि वर्कर तो साल भर में कम से कम 2 महीना 3 महीना हड़ताल पे ही रहते हैं, तो काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग गिव एंड टेक अप्रोच है। अब गिव एंड टेक अप्रोच है तो ये कितनी अच्छी बात हो गई कि जहाँ वर्कर जो हैं उनके डिमांड्स है, चलिए ठीक है, एम्प्लॉयर के भी तो कुछ डिमांड्स रहेंगे। सिर्फ वर्कर्स ही अपने डिमांड को लेकर ऐसा तो नहीं है कि रोना रो रहा है। तो दोनों को ही समझना होगा कि हम दोनों का ट्रांजैक्शन वाला रिश्ता है। तुम जो है वो काम कर रहे हो, बदले में हम तुमको वेज दे रहे हैं, तो ये रिश्ता जो है प्रोडक्टिव रहे, अच्छा रहे, इसके लिए भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की ज़रूरत है। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये नहीं कहता है कि भाई बस ऑर्गेनाइजेशन में आओ, तुम जाओ, निकलो, काम करो, या किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर जो है और एम्प्लॉई जो है वो इसलिए नहीं जुड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में है, तो काम हो जाएगा। अब मैनेजमेंट और वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो दोनों एक दूसरे को पूर्ति करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये गिव एंड टेक अप्रोच है, दोनों का रिश्ता ट्रांजैक्शन है, एक हाथ से दो, एक हाथ से दो वाली बात है। यहाँ इनटेक और लीव अप्रोच नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हल्ला करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। वर्क के प्रति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए, और ये बात दोनों ही पार्टीज को, चाहे वर्कर हो और चाहे दूसरी और मैनेजमेंट हो, दोनों को ही समझना होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा अटेम्प्ट है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इंडस्ट्री में डिसिप्लिन जो है उसको अचीव कर सकते हैं, जिसके ज़रिए, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर होगा, दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन और मैनेजमेंट बैठ करके बात करेंगे,
तो अगर वो दोनों आमने सामने आकर के बैठ कर के बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम होगा और पीस हार्मनी ज़्यादा डेवलप करेगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग है तो बड़ा अच्छा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्रिवेंटिव टूल है, जहाँ वर्कर एक वक्त पर, और आज भी यही हाल है कि वर्कर जो है खुलकर अपनी बात मैनेजमेंट को नहीं बता पाते हैं और फिर धीरे धीरे करके उन लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन होता है, डिसकंटेनमेंट होता है और फिर धीरे धीरे करके औद्योगिक विवाद हो जाता है, जो कि सही साइन नहीं है। तो एक साइड यूनियन ऑफ वर्कर है, एक साइड वर्कर है एम्प्लॉय और दूसरी साइड मैनेजमेंट है और दोनों के ही डिमांड है और थर्ड पार्टी इसमें गवर्नमेंट है। अगर वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करते हैं, अगर वर्कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वर्कर अगर कोड ऑफ डिसिप्लिन को मानता नहीं है, वर्कर अगर स्टैंडिंग ऑर्डर को फुलफिल नहीं करता है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में अनरेस्ट जो है वो हमेशा मौजूद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस का। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग जब आप पढ़ रहे हैं, लगभग मैं सारे पॉइंट को क्लियर कर चुकी हूँ, तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य ही यही है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्री में पीस बरकरार रहे और माहौल अच्छा रहे। अब जब हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, जब हम समझ रहे हैं कि क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, अगर है तो भाई इंटरेस्टिंग, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन ऐसे भी होते हैं जहां ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर ये प्रिवेंटिव जो मेजर है प्रैक्टिकली बहुत जगह पर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग होता है। अब इसका जो हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं, ये 3 या 4 लेवल पर हम इसके इम्पोर्टेंस को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एक तो एम्प्लॉय के लिए एट द वर्कर लेवल, या फिर आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लेवल के लिए। तो ये होगा क्या, अब आप ही बताइए। कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो भाई कहीं ना कहीं फ़ायदा तो सबको है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप अगर देखना चाहें, लेम एंड टर्म में समझना चाहें, तो वर्कर्स को है, क्योंकि वर्कर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता है। अगर वर्कर अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाता तो यूनियन की तो नीड ही नहीं थी, सब वर्कर अपनी बातों को रख पाते। कलेक्टिव बार्गेनिंग के होने से मैनेजमेंट वर्कर को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन को लेकर के वर्कर और मैनेजमेंट आमने सामने आएगा, बातचीत करेगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होने से एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ता है, सारे वर्कर एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता जो है बहुत कॉर्डियल बनता है। अगर ऐसा नहीं होता कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो वर्कर जो है सिर्फ एक्सप्लॉइट होते हैं। मैनेजमेंट हर कोशिश करता कि वर्कर से ज़्यादा काम ले और उनको कम से कम व्यवस्था दें। दूसरी बात, जब वर्कर्स ने अपना ग्रुप बना लिया है, उनका अपना वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका यूनियन बन चुका है, तो उससे उसका बार्गेनिंग पावर मजबूत होता है। अगर एक अकेला वर्कर मैनेजमेंट के पास जाता तो मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ बहुत अच्छा से सलूक करता या अच्छे से पेश आता, लेकिन जब वो सब ग्रुप में है, तो ग्रुप में अगर आप कहीं एक जगह पर धमकते हैं, या होता ही है, आप याद कीजिए बचपन का वो समय, अगर बगल के सेक्शन का कोई बच्चा आपके दोस्त को मार देता है, तो फिर आप लोग पूरे क्लास उठ करके चले जाते हैं उस बगल वाले लड़का को धमकाने के लिए, बगल सेक्शन के बच्चे को। क्यों ये होता है? ताकि हम ग्रुप में जाएंगे ना, तो फिर उसको मज़ा चखा सकते हैं। बिल्कुल यही होता है। वो वर्कर जिसका बार्गेनिंग पावर वीक है, जो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को मैनेजमेंट के सामने रख नहीं पाता है, उससे उसको पावर मिलता है क्योंकि वो ग्रुप में आ जाता है। तो यहाँ ओवरऑल बात हो रही है कि यूनिटी जो है, एकता में बल है, यूनिटी जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब होगा क्या कि जब वर्कर की बातों को सुना जा रहा है, बार्गेनिंग हो रहा है, तो वर्कर का मोराल भी हाई होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो काम भी अच्छे से करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। इतना ही नहीं, अगर माहौल अच्छा रहता है तो अच्छे से अगर बार्गेनिंग हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन पर वर्कर और मैनेजमेंट आमने सामने अगर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी कंडीशन पर, तो इससे क्या होगा कि पावर ऑफ ट्रेड यूनियन भी बढ़ेगा। अरे भाई,
हम अकेले बोल पाते नहीं थे। अब हम जिस यूनियन के साथ हैं, जिस ग्रुप के साथ हैं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हम लोगों की बातों को रखेगा, तो कहीं ना कहीं जब सब साथ में होंगे तो हमारी बातों को मजबूती के साथ तो मैनेजमेंट के सामने रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन जो वर्कर का भी यूनियन है, चाहे ये एम्प्लॉयर के केस में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर का भी यूनियन स्ट्रांग होगा। और बेसिकली बात है कि इस पूरे के पूरे कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम ही यही है कि इंडस्ट्री में विवाद को रोके। यहाँ हमें विवाद बढ़ाना नहीं है, हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन जो है, एम्प्लॉयमेंट का जो भी टर्म एंड कंडीशन है, बस हमको उसमें जो शिकायतें हैं उसको बैठ करके आमने सामने बात करके मामला को निपटा देना, एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना लेना है कि हाँ भाई इन बातों पर हम लोग दोनों जो हैं अग्री करते हैं। अब जो है जब हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या उद्देश्य है एम्प्लॉय के लिए, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो एक बात है, अगर वर्कर्स मैनेजमेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी कर रहे हैं, तो पहले के ज़माने में होता क्या था कि वर्कर जो है बहुत एक्सप्लॉइट होते थे। मैनेजमेंट एक तरफा डिसीजन सुना देता था, मालिक ही रहता था, वो एक्सप्लॉइट करता था वर्कर्स को। लेकिन अब जब से कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है, मैनेजमेंट एक तरफा डिसीजन अपनी मर्जी को थोप नहीं सकता है। अब प्रॉपर बार्गेनिंग होगा भाई, तुम्हारी बातों को सुना जाएगा तो मेरी भी बातों को सुना जाएगा, तब जाकर के फाइनल डिसीजन होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो देखिए, अगर कंटिन्यू डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन पर, वेज बढ़ाना है, मान के चलिए एम्प्लॉय कह रहा है, एम्प्लॉय अगर बोनस को लेकर के बेचैन है या वर्किंग कंडीशन वो चाहता है कि वो अच्छा हो जाए, हो सकता है वो सोशल सिक्योरिटी चाह रहा हो कि अगर जब तक नौकरी कर रहे हैं रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा। तो अगर इस तरीके से कंटिन्यू बातचीत होगी तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। और एम्प्लॉयर जब कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में आता है, कंटिन्यू डिस्कशन हो रहा है, वर्कर की मांग को सुना जा रहा है, तो वर्कर तो मन लगा के काम करेंगे ना। स्ट्राइक होगा ही नहीं, तो भाई जब स्ट्राइक नहीं होगा, लॉकआउट नहीं होगा, घेराव नहीं होगा, पिकेटिंग नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही ना। वर्कर तो काम पर ध्यान देंगे। जब वर्कर खुश हैं, जब जॉब में हमें सेटिस्फैक्शन है, तब तो भाई हम मन लगा कर काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे मालिक को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए ये बहुत आसान रास्ता है डिस्प्यूट को सुलझाने का। अब बताइए, डिस्प्यूट हो गया, डिससेटिस्फैक्शन है, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है, वर्कर रो रहा है, वर्कर जो है धमकी दे रहा है, हम कोर्ट जाएंगे, लीगल बैटल लड़ेंगे, हम आप लोगों को औकात दिखा देंगे, तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, ये सब ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पहले ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर जब वर्कर शुरू से ही अपनी डिमांड को रख रहा है, तो फिर मैनेजमेंट अगर उसको सुनने लगता है, उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने लगता है, बार्गेनिंग हो जाता है, दोनों ही थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं और एक डिसीजन हो जाता है, तो फिर काम जो है आसानी से बन जाता है। तो मुश्किल जो है, बड़ा डिस्प्यूट होगा ही नहीं अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज कर रहे हैं टैक्टिक्स को। तो इतना ही नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग से जो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में गैप है कि वर्कर एकदम डरा सहमा है, मालिक को कैसे बताएंगे, मालिक को क्या बोलेंगे, कहीं मालिक निकाल तो नहीं देगा, जो फीलिंग है, जो फियर ऑफ अननोन है, जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं वो भी रिड्यूस हो जाएगा अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। तो हायरार्की का जो वो डर होता है कि बॉस है, तो जब रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अपने डिमांड्स को रखेंगे, तो जब सब साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हिम्मत होगा, सहारा होगा। इतना ही नहीं, एक और फ़ायदा जो इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयर के लिए है कि जब कलेक्टिव बार्गेनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के टर्म कंडीशन को देखते हुए जब प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है जहां वर्कर और मैनेजमेंट नेगोशिएट करते हैं, तो वहाँ की संस्था में, वहाँ की फैक्ट्री में एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, मतलब छोड़कर जाने वाले की संख्या कम हो जाती है। अरे भाई, जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बात को सुना जा रहा है, मेरी डिमांड को फुलफ़िल किया जा रहा है, तो हम छोड़ कर क्यों जाएंगे, हम जमे रहेंगे।
अब अंतिम में जो है इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए है, उसको भी बता देती हूँ। वैसे आप स्क्रॉल करके धीरे धीरे करके घर में अगर नोट्स लिखना चाहें तो लिख ले, लेकिन वन बाय वन करना जो है, लाइन बाय लाइन करना, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो और आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग उतना लिख पाएंगे। सोसाइटी के लिए क्या होगा, आखिर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन तो सोसाइटी के अंदर ही ना करता है। तो कौन चाहेगा, कौन वो इंसान चाहेगा कि फैक्ट्री के गेट के सामने वर्कर हल्ला कर रहा है, आवाज़ दो हम एक हैं। तो सोसाइटी के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे इंडस्ट्री में पीस मेंटेन रहेगा, वर्कर हड़ताल नहीं करेगा, वर्कर जो है हंगामा नहीं करेगा, तो काम होता रहेगा। दूसरी बात, सोसाइटी के लिए ये भी अच्छा है क्योंकि वर्कर क्लास है, उसका अपना ही स्ट्रगल है, वो बहुत मुश्किल से काम ढूंढ रहा है। कुछ वर्कर्स आज भी ऐसे हैं जिनके लिए काम को पाना बहुत कठिन है, तो वो जो उनका एक्सप्लॉयटेशन सदियों से होता आ रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के आ जाने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो वर्कर आराम से मैनेजमेंट के साथ मिलजुल करके काम को अच्छे से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सोसाइटी के लिए जब कलेक्टिव बार्गेनिंग इतना सही है, इंडस्ट्री में पीस हार्मनी की ज़रूरत है, तो ये नेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। सोसाइटी में सभी लोगों को ये एहसास हो पाए कि भाई इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। एक तरफ मैनेजमेंट जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में वेल्थ है, दूसरे साइड जो खाली हाथ वाला बेचारा वर्कर है, जिसके घर में पहले से ऐसा नहीं कि खूब सारा राशन है, जिसके पास खूब सारी सुख सुविधा है, वो मुश्किल से कमा रहा है, खा रहा है, उसका स्ट्रगल है। बहुत सारे वर्कर एजुकेटेड नहीं है, उनका जो कुछ भी समस्या है, एक्सप्लॉयटेशन से बचने का एकमात्र रास्ता कलेक्टिव बार्गेनिंग है और अच्छा रास्ता है। ये प्रिवेंटिव मेजर है। अगर आप इसे अपना लेते हैं तो फिर डिस्प्यूट तो होगा ही नहीं ना। फिर कोई वर्कर नहीं है जा कर के लेबर कोर्ट जाएगा, या फिर वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल तक जा कर के अपनी बातों को रखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी, पीस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो ज्वाइंट जब ग्रुप एक्शन होता है, जब ग्रुप एक साथ आकर के एक अग्रीमेंट करती है, दोनों ही थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट वर्कर झुकता है अपनी मांग को मनवाने के लिए, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए भी ज़रूरी है। और क्या क्या फ़ायदे हैं? अरे वर्कर्स जब कलेक्टिवली मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को रख रहा है, मैनेजमेंट अपनी बातों को वर्कर के सामने रख रहा है, तो स्ट्राइक नहीं होगा, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट ही नहीं होगा। जब मामला हमारा मांग पूरा हो रहा है तो फिर हम क्यों पागल है क्या जो स्ट्राइक करेंगे, दंगे करेंगे? ये सब नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसको किया जाए। और कुछ बातें हैं जैसे लिविंग वेज, एक न्याय उचित सैलरी या वेज वर्कर को मिलना ही चाहिए, जो उसके जीने के लिए, उसके ब्रेड एंड बटर के लिए, उसके घर को चलाने के लिए एक मिनिमम बेयर अमाउंट ऑफ मनी मिलनी चाहिए, जिससे वो जीवन यापन कर सके। अब वर्कर के लिए उतना भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर वर्कर तो हंगामा करेगा ना। अगर उसके बगल वाले फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है, उसका कोई दोस्त है, उसको ज़्यादा वेज मिल रहा है, लेकिन इसके फैक्ट्री में नहीं मिल रहा, तो उसकी तो शिकायतें होंगी ना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट में और एम्प्लॉई में म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करता है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझने को मिला होगा और कुछ वर्थ लग रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ने की। एक पॉइंट आपको बस बता दे रही हूँ, 1891 में पहली बार फर्स्ट क्वाइन हुआ था कलेक्टिव बार्गेनिंग। सिडनी एंड बेट्रिस वेब ने इसे क्वाइन किया था, तब हमें पता चला था कि कुछ कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसा भी कुछ है। एक दिन फुल डिटेल वीडियो इसकी लेकर आऊँगी और भी बातें बताऊँगी, लेकिन ये बेसिकली इतना जो है आप अगर समझ जाते हैं तो साउंड लेबर रिलेशन के लिए कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इसकी ज़रूरत है। वर्कर्स जो हैं उसकी जो डिमांड है वो बहुत लंबी चौड़ी डिमांड है, और एक साइड एम्प्लॉयर जो काम करवाता है वर्कर से उसकी भी डिमांड है, उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर सब एक साथ आ जाते हैं तो एकता में बल है, एक और एक 11 हो जाता है, यूनिटी में शक्ति है। तो
अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन को लेकर लड़ाई झगड़ा है, मालिक मेरी बात को नहीं सुन रहा है, वेज नहीं बढ़ा रहा है, ओवर टाइम पे ओवर टाइम करवा रहा है, तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग से अच्छा कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं होगा। तो विवाद को सुलझाने का ये प्रिवेंटिव मेजर है। अगर ये अपना लिया जाता है प्रैक्टिकली, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में ये मिसिंग है, तो ये प्रिवेंटिव मशीनरी है जो कि कन्फ्लिक्ट को रोकता है, होने ही नहीं देता है। आज के लिए बस इतना है।